हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 847। आज की तारीख है 22 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeedhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, उपन्यास शुगी बैन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब था डगलस स्टुअर्ट। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर पुस्तकें किस भारतीय नेता के चुनिंदा भाषणों का संग्रह है? तो इसका सही जवाब था रामनाथ कोविंद। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समन्वित गश्ती कॉर्पेट आयोजित की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने 18 से 20 नवंबर 2020 तक भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती के 30वें संस्करण का आयोजन किया। आईएनएस करमुक और एचटीएमएस कराबुरी ने डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ समन्वित गश्ती कॉर्पेट में भाग लिया है। समुद्री संपर्क को मजबूत करने के लिए दोनों देश नौसेना 2005 से एक वर्ष में 2 बार समन्वित गश्ती कर रहे हैं। यह अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती और चोरी को रोकने और दबाने में मदद करेगा। सागर विजन के तहत भारतीय नौसेना ने EEZ निगरानी और मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR के साथ हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की सहायता की है। यहाँ पर कोई रिवीजन की बात करें तो अभ्यास मैत्री भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। बात करें थाईलैंड की तो इसकी कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है थाई बात। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रक्रिया 2019 पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान। भारत जापान के बीच हुई उच्च स्तरीय साझेदारियों को वर्ष 2019 का OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रक्रिया पुरस्कार से नवाजा गया है। दूसरे कर निश्चितता दिवस पर OECD ने इस पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार ट्रांसफर प्राइसिंग मामलों के लिए कानूनी समझौतों को लेकर भारत और जापान के बीच हुए करारों के लिए दिया गया। भारत जापान म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रक्रिया MAP सहयोग का पुरस्कार भारत में व्यापार करने वाली जापानी कंपनियों के लिए कर निश्चितता और प्रभावकारी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। बात करें जापान की तो इसकी कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की पूर्व अर्थशास्त्री माया संडू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोल्दोवा। विश्व बैंक की 48 वर्षीय पूर्व अर्थशास्त्री माया संडू को पार्टी ऑफ एक्शन एंड सॉलिडेरिटी से मोल्दोवा का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने 57.72% वोट के साथ मोल्दोवा के 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। वह मोल्दोवा की राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला हैं और वे 23 दिसंबर 2020 को पद ग्रहण करेंगी। वह 8 जून 2019 से 14 नवंबर 2019 तक मोल्दोवा की पूर्व प्रधानमंत्री थी। बात करें मोल्दोवा की तो इसकी कैपिटल है किसिनाउ और करेंसी है मोल्दोवन ल्यू। अगला प्रश्न है, जिन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दीपा अनपरा। 3 भारतीय लेखकों की पुस्तकों को इस वर्ष की द न्यूयॉर्क टाइम्स की 100 उल्लेखनीय पुस्तकों की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के नए जारी किए गए संस्मरण ए प्रॉमिस्ड लैंड भी शामिल है। द न्यूयॉर्क टाइम्स बुक रिव्यू के संपादकों ने दुनिया भर के 100 उल्लेखनीय उपन्यास, कविता और नॉन फिक्शन पुस्तकों की सूची तैयार की है। प्रतिष्ठित सूची में भारत में जन्मी मेघा मजूमदार की फिक्शन ए बर्निंग, दीपा अनपरा की जिन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन शामिल है।
सामंत सुब्रमण्यम की अ डोमिनेंट करेक्टर, द रेडिकल साइंस एंड रेस्टलेस पॉलिटिक्स ऑफ जेबीएस हेल्डेन शामिल है। इस सूची में ब्रिटिश भारतीय लेखक हरि कुंजरू की रेड पिल भी शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ किस राज्य के एकीकृत परिवहन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने मेघालय के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मेघालय के उच्च मूल्य वाले कृषि और पर्यटन के लिए अपनी विशाल विकास क्षमता का दोहन करने में मदद करेगा। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD से 120 मिलियन डॉलर का ऋण 14 साल की परिपक्वता अवधि के लिए दिया जाएगा, जिसमें 6 साल का ग्रेस पीरियड शामिल है। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD विश्व बैंक द्वारा प्रशासित एक डेवलपमेंट बैंक है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के लिए भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के साथ 500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें मेघालय की तो इसकी कैपिटल है शिलोंग, CM है कोनराड संगमा और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अगला प्रश्न है, ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, 77। भारत को व्यापार रिश्वत जोखिमों की विश्व सूची ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में 77वें स्थान पर रखा गया है। भारत ने वैश्विक सूची 2020 में 45 का स्कोर हासिल किया है, जो व्यापार रिश्वत जोखिमों को मापता है। इसमें भारत की रैंक 2019 में 78वीं रही थी। यह भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और चीन के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन था। हालांकि भूटान ने भारत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया और सूची में 48वां स्थान प्राप्त किया। इस सूचकांक में उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान, वेनेजुएला और इरिट्रिया में सबसे अधिक वाणिज्यिक रिश्वतखोरी जोखिम वाले देश रहे, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड ने सबसे कम रिश्वतखोरी जोखिम वाले देशों का तमगा हासिल किया। ट्रेस मैट्रिक्स सूची को ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, जो एक एंटी रिश्वत मानक सेटिंग संगठन है जो 194 देशों, क्षेत्रों और स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त क्षेत्रों में व्यापार रिश्वत जोखिमों को मापता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी औद्योगिकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे के रूप में मनाया जाता है। यह एक समय है जब कई अफ्रीकी देशों में सरकारें और अन्य संगठन अफ्रीका के औद्योगिकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के तरीकों का आकलन करने में जुटे हैं। साथ ही यह अफ्रीका में औद्योगिकरण की समस्याओं और चुनौतियों पर दुनिया भर की मीडिया का ध्यान आकर्षित करने का एक अवसर है। अफ्रीका के दूसरे औद्योगिक विकास दशक 1991 से 2000 के फ्रेमवर्क के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1989 में 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तब से संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीका के औद्योगिकीकरण के महत्व और महाद्वीप द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हर साल 21 नवंबर को दुनिया भर में विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन प्रसारण मीडिया की भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन क्लाइमेट फंड ने हाल ही में किस देश के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कटौती लक्ष्य को पूरा करने के लिए $256 मिलियन अनुदान की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने पेरिस समझौते के तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बांग्लादेश को अनुदान और ऋण में $256 मिलियन की मंजूरी दी है। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना 2010 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के
तहत की गई थी, जो विकासशील देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित कोष है। इस फंडिंग से बांग्लादेश में क्षमता निर्माण, जागरूकता बढ़ाने, नीतिगत विकास और ऋण वितरण में सहयोग और कार्यक्रम मापदंडों का मूल्यांकन की सुविधा मिलेगी। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के मेघनाथ देसाई ने हाल ही में किस देश की विपक्षी पार्टी से इस्तीफा दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। भारतवंशी अर्थशास्त्री और लेखक लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने पार्टी पर नस्लवाद से प्रभावी तरीके से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। अब वह ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में एक निर्दलीय के तौर पर बैठेंगे। ऐसा करने के पीछे मूल वजह पूर्व पार्टी नेता जेरेमी कॉर्बिन को दोबारा पार्टी में शामिल करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइव आइज गठबंधन का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। फाइव आइज समूह में अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन शामिल है। हाल ही में इन 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने हांगकांग के निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अयोग्य करार देने के लिए चीन द्वारा लागू किए गए नए नियम के संबंध में अपनी गंभीर चिंता दोहराई है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने एवं सितंबर में होने वाले विधान परिषद चुनाव को स्थगित किए जाने के बाद इस फैसले ने हांगकांग की उच्च स्तर की स्वायत्तता एवं अधिकारों और स्वतंत्रता को कमजोर कर दिया है। उन्होंने बीजिंग को अपने फैसले को उलटने के लिए बुलाया है। पिछले हफ्ते बीजिंग ने शहर के अधिकारियों के असंतोष को रोकने के लिए नई शक्तियां देने के बाद हांगकांग ने अपने विधायिका से 4 विपक्षी सदस्यों को निष्कासित कर दिया था। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो इंडिया ने थाईलैंड के साथ मिलकर एक कॉर्पोरेट आयोजित किया है। OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर 2019 अवार्ड इंडिया और जापान को दिया गया है। माया संडू मोल्दोवा की पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी है। जिन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन बुक दीपान परा ने लिखी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने मेघालय में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 इंडेक्स में इंडिया 77वें पोजीशन पर है। अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे नवंबर 20 को मनाया जाता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने बांग्लादेश को $256 मिलियन का ग्रांट दिया है। मेघनाथ देसाई ने यूके की ऑपोजिशन पार्टी से इस्तीफा दिया है। और फाइव आइज अलायंस में शामिल है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के मेघनाथ देसाई ने हाल ही में किस देश की विपक्षी पार्टी से इस्तीफा दिया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रक्रिया 2019 पुरस्कार जीता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljidhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।